पहले हमारे दिमाग में आता है कि जब हमने जैसे सेल पढ़ी थी, सेल के अंदर एक कंपोनेंट था जिसको हम बोल रहे थे न्यूक्लियस। ठीक बात। न्यूक्लियस के बारे में हमें पढ़ा था कि ये डबल मेम्ब्रेन एक सेल ऑर्गेनेल होता है। सेल का सबसे बड़ा अगर कोशिकांग है तो वो क्या है, केंद्रक है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस सेल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को या फिर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो सूचनाएं होती हैं जो कि पेरेंट्स से उसकी प्रोजेनी में जाती है, तो वहां न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है, या यूं कहूं न्यूक्लियस ही रेस्पॉन्सिबल होता है उस इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए जिसको हम प्रीवियस जो हमारे 8 10 12 सारी क्लासेस हैं जिसमें पढ़ा है हमने, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि थ्रू ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आरएनए में कन्वर्ट होता है, फिर वो आरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, और अल्टीमेटली जो प्रोटीन होती है वो किसी अ, उसका एक तरह से हम बोल सकते हैं जिनके एक्सप्रेशन होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है। तो जो डीएनए होता है वो एक लीनियर फॉर्म में होता है, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म का एक डीएनए होता है। जब डीएनए की संरचना हम पढ़ेंगे तो हम डीएनए को डिटेल में पढ़ेंगे, और डीएनए एक लीनियर फॉर्म में होता है, तो उसको हमें एक तरह से उसकी कंडेंस्ड फॉर्म में लेके आना होता है, या डीएनए को जो एक रस्सी जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको हमें कंडेंस्ड फॉर्म में या एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में प्रोवाइड करना होता है या बनाना होता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो चलिए आज बात करते हैं हम क्रोमोसोम्स के बारे में। तो क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं, सॉरी मैं यहाँ एक पेन ले लेता हूँ, सो ग्रीन थोड़ा सा रेड, गुड। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये एक रॉड शेप्ड, यानी रॉड जैसी एक संरचना होती है। अब रॉड क्यों बोल रहे हैं? डीएनए होता है एक धागे जैसा, बट रॉड बनना धागे को, यानी धागे को अगर हम कंडेंस्ड फॉर्म में लेके आए तो वो एक रॉड का रूप ले लेता है। ठीक है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मास होता है, यानी कि जो रेप्लिकेट कर सके, खुद को प्रतिकृति बना सके खुद की, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कोशिका का एक कोशिकांग होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम्स होते हैं तो क्या प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते? नहीं, क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं और यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम से। ये बात दिमाग में याद रखनी है। लेकिन प्रोकैरियोट्स का जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डायरेक्टली किसी साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा था उसके अंदर अवेलेबल होंगे। उनके लिए कोई एक कमरा नहीं प्रोवाइड करती है सेल, जिस तरह से न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये बात हमें अच्छे से दिमाग में याद रखनी है। अब जब क्रोमोसोम्स को हम देखते हैं तो सेल साइकिल, आगे हम जब कोशिका चक्र के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी कुछ साइकिल का कुछ फेज होता है, तो उसमें से एक होता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स की स्टडी हम करते हैं। क्रोमोसोम्स का अगर अध्ययन करना है तो हमें मेटाफेज में जाना पड़ेगा। अगर हम किसी दूसरे स्टेज में जाते हैं, जैसे कि इंटरफेज में जाते हैं, तो इंटरफेज में क्रोमोसोम जैसी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगी, वो केवल डीएनए का एक लीनियर फॉर्म दिखेगा, यानी कि एक धागे नुमा स्ट्रक्चर्स दिखेंगी, हमें क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे इंटरचेंज में। तो क्रोमोसोम्स की स्टडी कहाँ करते हैं? मेटाफेज के अंदर करते हैं, तो ये भी हमें दिमाग में रखना है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स कंटेन द नेक्ड सर्कुलर डीएनए इन देयर न्यूक्लियस। एक्चुअली न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, तो ये शब्द ही गलत है यहाँ। ठीक बात है। ओके। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये सेल है, सेल के अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस है ये। इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही हैं, इनको हम थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं तो वो इस तरह का दिखता है, यानी ये क्रोमोसोम्स है।
अब जो क्रोमोसोम्स का एंड होता है उनको हम बोलते हैं टीलोमियर, यानी जब आगे के स्लाइड्स में आगे के हम बात करेंगे क्रोमोसोम की पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या होती है। इनका जो क्रोमोसोम का सेंट्रल पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, जो कि ये दो क्रोमेटिड्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। फिर से अगर हम इतने से पार्ट का या फिर इस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को अगर हम खोल के देखते हैं तो हम किस तरह देखेंगे, हमें इस तरह का ये धागा दिखेगा, ये दिख रहा है धागा। तो ये धागोनुमा जो स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या होती है, डीएनए, जो कि हम डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का जो बोलते हैं, बार्टसन एंड क्रेक ने दिया था, तो वो उस डीएनए के बारे में दिया गया था। अब इस पे कुछ वीड्स लगी हुई हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स। ये जनरल एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी डीएनए को अगर कंडेंस्ड फॉर्म में आना है तो उसको कुछ प्रोटीन्स की नीड होती है, जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यानी जो हमारा डीएनए लीनियर फॉर्म में होता है उसको छोटे छोटे एक तरह से, जैसे हम घड़ी करते हैं ना किसी चीज की, जैसे किसी धागे को हम फोल्ड करते हैं, तो वो फोल्डिंग में हिस्टोन प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये कुछ थोड़े से डीएनए के पार्ट को ये हिस्टोन खुद के साथ लपेटते हैं, इस तरह से पूरे डीएनए को ये कंडेंस्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स का वर्क क्या होता है, क्रोमोसोम मॉडलिंग बोलते हैं जिसको, या फिर बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, हिस्टोन प्रोटीन्स काम का है। ठीक बात है। अब एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो केवल और केवल यूकैरियोट्स में मिलते हैं, दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है उसके अंदर कोई भी स्टोन लाइक प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन स्टोन किसके स्पेसिफिक होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ओनली इन यूकैरियोट्स। ठीक बात, चलो आगे चलते हैं। अब क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने देखा या किसने डिस्कवर किया था, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर याद रहेगा, ये पहले वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने 1875 में क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी। तो ये बात हमें याद रखनी है। कई बार पूछ लेते हैं कि क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय, तो आपके दिमाग में कौन सा साइंटिस्ट आना चाहिए, ये स्ट्रॉसबर्गर आना चाहिए, स्ट्रॉसबर्गर। ठीक है। फिर स्ट्रॉसबर्गर ने सिर्फ उसकी डिस्कवरी की थी, लेकिन क्रोमोसोम ये नाम किसने दिया, ये टर्म किसने कॉइन किया था, तो 1875 के बाद में 1888 में एक दूसरे साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने, जिनका नाम था वाल्डेयर। क्या नाम था, वाल्डेयर। इन्होंने क्रोमोसोम शब्द को दिया था या फिर इस टर्म को कॉइन किया था, तो वो कौन थे, वाल्डेयर। ठीक है। क्रोमोसोम का मतलब होता है क्रोमा मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी, यानी जो कलरफुल बॉडी। इन्होंने जो अपने स्ट्रक्चर देखा या कोई डाई वाई यूज करके उसको क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने उसका नाम कंडेंस किया था, किसने, वाल्डेयर ने। स्ट्रॉसबर्गर ने डिस्कवर की थी, वाल्डेयर ने इसका नाम दिया था 1888 में। ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे बात करते हैं हम कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। क्या सारी स्पीसीज में सिमिलर काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर होता है, ऐसा नहीं होता। हर एक स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर उस स्पीसीज के स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर हम इंसान हैं तो हमारा क्रोमोसोम नंबर होता है 46। 46 मैं बोलूंगा डिप्लॉइड क्रोमोसोम। अब ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, मोनोप्लॉइड ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्पेसिफिक सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है, जैसे कि कोई प्लांट है, तो प्लांट के जो जैसे ऑर्गेनिज्म है प्लांट, तो प्लांट के अंदर उसकी किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर एक्सेप्ट जर्म सेल्स या गैमिट, एक गैमिट अलग सेल होती है, बट उससे पहले किसी भी प्लांट के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर या किसी सेल के अंदर जो एग्जैक्ट क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डिप्लॉइड या 2n क्रोमोसोम नंबर। ठीक है। तो यहाँ याद रखना है कि डिप्लॉइड
सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं। फिर बात आती है हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन। एन का मतलब हुआ जैसे हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 का आधा कितना हुआ 23। तो हमारा जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है वो कितना होता है 23। इसी तरह से अगर हम पी या फील्ड पी जिसको मटर बोलते हैं, मटर में 2n इज इक्वल टू होता है 14, तो उसका हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होगा 7। वो कैसे होता है कि उसका सोमेटिक सेल्स जो होती हैं यानी प्लांट की खुद की सेल होंगी वो होती है 2n इज इक्वल टू 14। लेकिन जब उसका रिप्रोडक्टरी फेज आता है या रिप्रोडक्टिव साइकिल आती है तो वो एक नई सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं जिनको हम बोलते हैं गैमीट्स। क्या बोलते हैं? गैमीट्स। तो गैमीट्स या युग्मक जो होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर के एग्जैक्टली हाफ होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड की जब भी बात होगी तो ये क्या होता है? गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। क्या होता है? गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है। फिर आता है सोमेटिक सेल्स हैव टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। तो सोमेटिक किस तरह से होता है, जैसे हमारे पास में मैं एग्जांपल इसमें लेके चलूं तो ये कोई फीमेल प्लांट है और ये एक मेल प्लांट है, इसको हम बोल रहे हैं P1, इसको बोल रहे हैं P2। तो इसका जैसे अगर मटर का पौधा है तो इस पे 14 क्रोमोसोम्स होंगे। क्या होगा? 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके पास में भी 14 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये एक जाइगोटिक फॉर्म है, लेकिन जब ये रिप्रोडक्टिव साइकिल में आएंगे तो इसका गैमिट बनेगा, फीमेल के गैमिट बनेंगे, उसके पास में क्या होगा n इज इक्वल टू 7 क्रोमोसोम्स होंगे। और जो हमारा मेल पार्ट होता है उसके पास में भी जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होगा वो कितना होगा? 7 होगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि कभी भी सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाते। सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर को सबसे पहले थ्रू मियोटिक साइकिल, है ना, मियोसिस आगे पढ़ेंगे हम क्या होती है, उस मियोटिक साइकिल के थ्रू सबसे पहले अपने क्रोमोसोम्स का हाफ करना होता है। तो यहाँ फीमेल ने अपने हाफ क्रोमोसोम्स शेयर किए हैं और उसी तरह से जो मेल पेरेंट होता है वो भी अपने हाफ क्रोमोसोम्स को शेयर करेगा। ठीक बात है। शेयर करने से जो इनका जाइगोट फॉर्मेशन होगा या इनकी जो संतति बनेगी उसके पास में 7+7 यानी 7 फीमेल से आते हैं और 7 कहां से आते हैं? इसके मेल पार्ट से। यानी कि 7 क्रोमोसोम्स को इसकी जो मैटरनल साइड से होगा, 7 पैटर्नल टाइप से आते हैं। इस तरह से ये 2n इज इक्वल टू क्या बनाते हैं? 14। तो ये जो 7 क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं किसके? इन दूसरे 7 क्रोमोसोम्स के, है ना। क्योंकि एग्जैक्ट ये कॉपी होते हैं एक दूसरे के, दिखने में सब कुछ सेम होता है, बस इनका एक कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, जैसे एक फीमेल से आ रहा है, एक मेल से आ रहा है। तो इन दोनों पेयर्स को हम बोलते हैं, जैसे इसमें 7 क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें भी 7 क्रोमोसोम्स हैं। तो 7 क्रोमोसोम्स में जैसे 1 2 3 4 हम इस तरह से क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं, तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 क्रोमोसोम्स हो गए। तो फीमेल का जो क्रोमोसोम 1 है वो मेल के क्रोमोसोम 1 के एग्जैक्टली सिमिलर होता है। सब कुछ सिमिलर काइंड होता है, एक जैसे होते हैं, एक दूसरे की दिखने में हूबहू एक ही कॉपी होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक बात है। इसी तरह से दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, ये चीजें चलती हैं। आगे पॉइंट है वन क्रोमोसोम इन ईच पेयर कम्स फ्रॉम ईच पेरेंट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर आता है गैमीट्स के अंदर या जो पोलन या एग सेल्स होती हैं दे हैव हाफ द सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर विच इज नोन एज हैप्लॉइड। तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है मेल और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होता है तो उससे एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, जो कि हम यहाँ भी हम इसको देख चुके हैं। ठीक बात है। फिर आता है ऑफस्प्रिंग इनहेरिट देयर हाफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी कि 7 क्रोमोसोम्स कहां से आया? फीमेल से आया। और 7 क्रोमोसोम्स कहां से आए? मेल से आते हैं। इसके बाद में आती है जीनोम, एक शब्द है। तो जीनोम का मतलब हुआ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो एक सेट यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो इन 7 क्रोमोसोम्स का जो सेट होता है यानी कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होते हैं, उनको हम बोलते हैं जीनोम। आजकल न्यूज में या फिर जो ऑनगोइंग रिसर्च होती है वहां जीनोम के बारे में बहुत बात हो रही है, क्योंकि कुछ सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग और भी कुछ टेक्निक्स आई हैं जो जीनोम के शब्द को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड।
तो हैप्लोडिप्लॉइड का मतलब हुआ, जैसे हम अगर इंसान हैं तो हमारे मेल फीमेल में दोनों के अंदर हम डिप्लॉइड होंगे। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनिज्म होती हैं जहां मेल अलग होता है फीमेल अलग होती है, जैसे जो बी होती है या जो वास्प होते हैं, है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, जो फीमेल होती है वो तो होती है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड यानी टू सेट्स ऑफ कंप्लीट क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर होता है। लेकिन जो मेल होता है वो ऑलवेज क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, किसमें, बीज के अंदर और वास्प के अंदर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को, जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं यहाँ, तो देखो ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम है। ठीक है, कंप्लीट क्रोमोसोम मतलब इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उनका क्या काम है हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में बहुत पूछ लेते हैं। तो जो क्रोमोसोम के सबसे एंड होते हैं, दोनों साइड में जो एंड होते हैं उनको हम बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं, टीलो, टीलो मीन्स सबसे दूर वाला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं टीलोमियर। और जो इसका सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, जो कि दो क्रोमेटिड्स को, यानी क्रोमेटिड वो होते हैं जो, जैसे एक डीएनए उसका सेल्फ रेप्लिकेटिंग दूसरा पार्ट होता है, वो भी क्रोमेटिड होता है। ठीक है, तो इन दोनों क्रोमेटिड को जोड़ने वाला जो चीज होती है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को एक नाम और देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो जब भी सेंट्रोमियर की बात आएगी तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं, सेंट्रोमियर को। ठीक है, फिर टीलोमियर और जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है जिसको सेंट्रोमियर बोल रहे हैं, उसके बीच में कुछ इस तरह का एक दबा हुआ हिस्सा होता है जिसको लाइट बैंड टाइप की एक स्ट्रक्चर दिखती है। इस दबे हुए हिस्से को हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन साइज या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, इसको बोलते हैं एनओआर रीजन। ठीक है, ये हमें याद रखना है। फिर इस क्रोमोसोम के अंदर जो इस तरह की धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। और जो इसके सबसे एंड पे इस तरह से एक डार्क बैंड स्ट्रक्चर होती है, एंड, क्रोमोसोम के एंड पे, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट या जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन था उसके पास में, जैसे मैं बताया न्यूक्लियोलस होता है, तो इसको बोलते हैं एनओआर रीजन या न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, अब एक एक करके हम इनके फंक्शन देख लेते हैं जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो क्रोमेटिड्स, ईच क्रोमोसोम है टू सिमेट्रिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स। वो कहाँ दिखते हैं हमें, माइटोटिक मेटाफेज में, जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं तब दिखते हैं। एक होता है इसके अंदर सेंट्रोमियर या जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। सिस्टर क्रोमेटिड्स आर जॉइंड एट द सेंट्रोमियर। जैसे मैंने बताया, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का एक काम और होता है कि जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, इसके बाद में आता है सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन साइट भी बोलते हैं इसको। इट डिवाइड्स क्रोमोसोम्स इनटू शॉर्ट आर्म जिसको बोलते हैं पी आर्म, और लॉन्ग आर्म को बोलते हैं हम क्यू आर्म। ये बस शब्द है, यूज रखना है, क्योंकि सेंट्रोमियर का जो एक भाग ज्यादा लंबा होता है उसको हम बोलते हैं क्यू आर्म, और जो शॉर्ट आर्म होती है उसको हम बोलते हैं पी, शब्द पी एंड क्यू बोलते हैं हम। ठीक है, फिर होता है काइनेटोकोर्स। ये सब जो काइनेटोकोर जो सेंट्रोमियर का एक पर्टिकुलर शब्द है, इसको हम यूटिलाइज करते हैं किसमें, सेल डिवीजन के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट होता है उसके लिए। ठीक है, फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, इस शब्द को याद रखना। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन साइट्स आर नोन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। तो ये क्या होती हैं, दे फॉर्म न्यूक्लियोलाई या फिर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ये मेनली आरएनए सिंथेसिस में काम आता है, या राइबोसोम्स के जो सिंथेसिस होता है उसमें इन्वॉल्व होता है एनओआर रीजन। ठीक बात है। फिर जो सबसे टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम होता है उसको हम बोलते हैं टीलोमियर, विच इज पोलर इन नेचर, प्रिवेंट्स द फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोमल एंड। यानी जो टीलोमियर होता है वो दो क्रोमोसोम्स के एंड को, यानी दो सेपरेट क्रोमोसोम्स होते हैं उनके एंड को आपस में चिपकने से रोकता है। क्रोमोसोम को ये स्टेबिलिटी या स्थिरता प्रोवाइड करते हैं। टीलोमियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, फिर आता है एक सैटेलाइट विच इज इलोंगेटेड सेगमेंटेड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है,
तो ये सैटेलाइट ये बस उसका पार्ट है, किसी में पाया जाता है किसी में नहीं पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि हर एक स्पीशीज में सैटेलाइट मिल रहे होते हैं। तो जो क्रोमोसोम जिनमें सैटेलाइट पाया जाता है उन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं सेट क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? सेट क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन का मतलब हुआ जो क्रोमोसोम के अंदर एक्चुअल में डीएनए या जो धागा होता है, इसमें क्या होता है, कुछ डीएनए का पार्ट होता है, आरएनए होता है, और इसमें पाई जाती हैं कुछ प्रोटीन्स। इसलिए क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमोसोम का जिसमें डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। सेल डिवीजन, ठीक है, ये चीजें हम देख सकते हैं। अब क्रोमेटिन के दो टाइप्स भी हम पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, एक को बोलते हैं यूक्रोमेटिन। अब हमारे क्या है, क्रोमोसोम्स को देखने के लिए कुछ डाई यूटिलाइज की जाती हैं। ठीक है। तो उनमें से अगर वो डाई डार्क स्टेन ले रही है तो उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, है ना। यानी इसका मतलब हुआ कि जो ज्यादा डार्क क्रोमोसोम जहां हो रहा है वो कम एक्टिव पार्ट होता है, वहां जीन्स कम होती हैं जो एक्सप्रेस होती हो, इसलिए उस पार्ट को हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्योंकि यहाँ डीएनए बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है, और जब डीएनए टाइटली पैक्ड होगा तो वो उसका जीन एक्सप्रेशन उतना ही कम होता है उस पार्ट का। यूक्रोमेटिन का मतलब होता है ये लाइटली स्टैंड होते हैं। लाइट मतलब इन पे जो हमारा डाई का जो जो डाई हम यूज करते हैं स्टैनिंग के लिए वो लाइट कलर लेती है। यानी लाइट का मतलब हुआ कि ये लूजली पैक्ड है ये डीएनए, और जो भी डीएनए लूजली पैक्ड होता है उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उसके अंदर जो जीन एक्सप्रेस होने वाली होती है वो ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। फिर इसमें क्रोमोनोमेटा, क्रोमोमेयर, ये कुछ स्ट्रक्चर और पाई जाती हैं, तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे अब बात करते हैं। दो चीज हैं, एक होता है कैरियोटाइप और एक होता है इडियोग्राम। ये किस तरह से होता है वो हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट इनकी डेफिनेशन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब हुआ कि द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल अरेंज्ड एंड क्लासिफाइड बाय साइज, शेप एंड नंबर। यानी एक क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट, है ना। कंप्लीट सेट किसको बोल रहे हैं हम? जो एक जीनोम, उस कंप्लीट सेट को अगर हम उनके साइज के बेसिस पे अरेंज कर दें, एक्चुअल क्रोमोसोम्स को अगर हम उस सेल के अंदर एक जैसे सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा फिर छोटा, इस तरह से हम सेंट्रोमियर को एक अलाइन करके और बड़े से लेके छोटे तक उस स्ट्रक्चर को, अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप में ये क्या हुआ, ये एक एक्चुअल सेल के अंदर एक्चुअल फोटोग्राफ्स हैं किसके? क्रोमोसोम्स के। यानी जो हम रियल में देख रहे हैं एक सेल के अंदर वो क्या होता है? कैरियोटाइप। कैरियोटाइप। ईडियोग्राम क्या होता है? जब हमने कैरियोटाइप को देख लिया तो कैरियोटाइप को देखने के बाद में उसे हम पेपर पे ड्रॉ करना या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं उस कैरियोटाइप का, तो उसको हम बोलते हैं ईडियोग्राम। क्या बोलते हैं? ईडियोग्राम। ठीक बात है। अब क्रोमोसोम्स के कुछ टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर सेंट्रोमियर की पोजीशन। यानी सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के अंदर कहां प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे क्रोमोसोम्स को हम डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब हुआ कि जो हमारा सेंट्रोमियर है which is present at one ending give rise to one very short arm and exceptionally long arm। यानी कि जो तुम्हारा सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल एंड पे पहुंच गया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एक आर्म तो क्रोमोसोम की ये सेंटर में जो येलो कलर का दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ये जो येलो कलर का सेंट्रोमियर है ये बिल्कुल एंड पे पहुंच गया है, यहाँ यहाँ देखो। ठीक है। तो एक आर्म तो बिल्कुल छोटी हो गई है, दूसरी हो गई है बहुत ज्यादा बड़ी। तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसमें एक बहुत छोटी आर्म होती है, एक बहुत लंबी आर्म होती है। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक, यानी कि एग्जैक्टली मिडिल में सेंट्रोमियर नहीं है, बट एक्रोसेंट्रिक से थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट लेंथ, शॉर्ट आर्म होती है इसमें। यानी शॉर्ट आर्म की ये लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये कैसी दिखेगी? ये मेनली एल शेप्ड या जे शेप्ड दिखती है, इसलिए इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है। फिर आता है मेटासेंट्रिक में एग्जैक्टली सेंट्रोमियर होता है सेंटर में। मेटासेंट्रिक जहां शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म होती है वो इक्वल होती है, तो इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। ठीक है। मेटासेंट्रिक के बाद में आता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में कोई भी शॉर्ट आर्म
टाइप का कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सेंट्रोमियर एग्जैक्टली टेलोमियर पे जाके लोकेट हो जाता है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। ठीक है। Good. चलो आगे चलते हैं अब हम। फिर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यहाँ सेल डिवीजन। ठीक है। तो सेल डिवीजन को किस तरह से हम समझते हैं, देखो पहले हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होती है उसमें दो तरह की सेल होती हैं। एक सेल को हम बोलते हैं, सॉरी, जो एक सेल होती है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, और दूसरी होती है हमारी सोमेटिक सेल। कौन सी होती है? सोमेटिक सेल। अब देखो, सोमेटिक सेल का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम जैसे दो गैमेट फ्यूज होते हैं तो एक जाइगोट बनता है ना। जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने का मतलब हुआ कि जब मेल और फीमेल के जो, जैसे मेल की तरफ से एक पोलन जाता है, फीमेल पे एग सेल होती है, ये दोनों क्या गैमीट होते हैं। इन गैमीट का आपस में फ्यूजन होता है तो जाइगोट या युग्मनज जो बोलते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। तो वो छोटी सी स्ट्रक्चर होती है। उस जाइगोट के अंदर जो सेल डिवाइड होती है ना, सेल डिवीजन से क्या हुआ, सेल डिवीजन मल्टीप्लाई होती है। सेल डिवीजन मतलब सेल को मल्टीप्लाई करना। तो उस जाइगोटिक सेल के अंदर जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरह से सेल बढ़ती जाती हैं। तो वो क्या होता है, एक जाइगोट से कंप्लीट एक प्लांट की स्ट्रक्चर को बनना, यानी प्लांट ग्रोथ करता है ना। तो ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स, है ना। यानी एक जाइगोट से पूरे प्लांट बनने तक की, उसके हर एक ऑर्गन, टिश्यू या दूसरी सेल को बनने तक की जो प्रोसेस होती है, उसमें जो डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं माइटोसिस, है ना। क्या बोलते हैं? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। ठीक है। ये समसूत्री विभाजन लाइफ में हमेशा चलता रहेगा, सेल्स ब्रेक होती रहती हैं, नई सेल्स बनती रहती हैं, क्योंकि शरीर को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जिस सेल डिवीजन की नीड होती है उसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब हुआ कि जैसे जाइगोटिक सेल एक से दो बनी, तो एक प्लांट की जितनी सेल बनती हैं उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होना जरूरी है, यानी समसूत्री विभाजन होना जरूरी है। तो समसूत्री विभाजन होता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जहां क्रोमोसोम्स रिड्यूस नहीं होते हैं, सारी सेल्स में इक्वल क्रोमोसोम होते हैं। यानी अगर रूट में, अगर तुम किसी रूट की सेल को अगर तुम निकाल के देखोगे तो उसके अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ क्रोमोसोम होंगे या सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, किसी लीफ के टिश्यू से जो सेल ली गई है उसके बराबर। ठीक बात है। अब दूसरा डिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं मियोटिक डिवीजन या मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। तो ये केवल और केवल कब होता है? जब प्लांट बड़ा हो जाता है, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका कंप्लीट होता है तो प्लांट जाता है उसकी रिप्रोडक्टिव फेज में, है ना। रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट का कौन सा होता है? जब ब्लूमिंग, ब्लूमिंग को बोलते हैं हम फ्लावर का आना, है ना। फ्लावर आते हैं तो वो फ्लावर क्या है? एक प्लांट की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। उनके अंदर जो सेल्स होती हैं जो कि गैमीट प्रोड्यूस करने में काम में आती हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है जो कि गैमीट फॉर्मेशन के काम में आती है। तो सेल डिवीजन दो टाइप का हो गया यहाँ। एक होता है माइटोसिस जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है, और एक होता है मियोसिस जो कि एक प्रोजेनी, पेरेंट से प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के टाइम पे जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उस टाइम में काम आता है। तो वो क्या होता है? मियोसिस या अर्धसूत्र विभाजन। ठीक है। अब सेल डिवीजन को हम इन जनरल देख के चलते हैं। तो सेल डिवीजन के अंदर मेनली दो फेज होते हैं। एक होता है इंटरफेज, ठीक है, और एक होता है हमारा जहां सेल एक्चुअल में डिवाइड होती है। तो वो माइटोटिक फेज हो सकता है या मियोटिक फेज हो सकता है। ठीक है। तो जो इंटरफेज होता है वहां सेल क्या करती है? खुद को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन करने के लिए, है ना। एक कोशिका, जो कोशिका होती है वो खुद को
प्रिपेयर करती है कि उसको डिवाइड होना है, समसूत्री विभाजन के थ्रू डिवाइड होना है या अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू डिवाइड होना है। तो इंटरफेज जो स्टेज होती है या जिसको बोलते हैं हम समसूत्री विभाजन, उसके मेनली 3 फेज होते हैं या उसके 3 भागों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इसका G1 फेज, एक होता है S फेज और एक होता है G2 फेज। ठीक है, तो ये तीनों ही फेज किसके होते हैं? इंटरफेज अवस्था के होते हैं या इंटरफेज स्टेज के होते हैं। G1 और जो G2 होती है, इनके अंदर सेल ग्रोथ करती है ना? ग्रोथ करती है यानी प्रोटीन्स एंड फैट्स का जो डेवलपमेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, वो G1 और G2 के अंदर होता है। कुछ एंजाइम्स की नीड होती है सेल को, वो सब किसमें प्रोड्यूस होंगे? G1 और G2 के अंदर होते हैं। और जो हमारा एस फेज होता है, वो उसमें होता है तुम्हारा डीएनए सिंथेसिस, यानी डीएनए का जो रेप्लिकेशन फेज जो होता है, वो इंटरफेज का एस फेज होता है, जहां डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब ये जो इतना सा पोर्शन था, जैसे ये टाइम के हिसाब से अगर हम इस साइकिल को डिवाइड करें, तो सिर्फ इतने से पोर्शन के अंदर डिविजनल या डिवाइड होती है सेल, है ना, या सेल का विभाजन होता है। बाकी जो इतना सारा टाइम होता है, तो वो सब में क्या होता है? सेल खुद को प्रिपेयर करती है और डीएनए रेप्लिकेट होता है इंटरफेज में, वो लंबा फेज होता है। ठीक है, इसमें से भी अगर हम देखें तो हमारा जो G1 एंड S फेज होता है, वो लॉन्गेस्ट फेज होते हैं किसी भी सेल साइकिल के। ठीक है, अब एक एक करके हम आगे के इन सेल या फिर इन डिविजन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला डिवीजन है माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रेजेंट इन सोमेटिक सेल्स। जैसे मैंने बताया, सोमेटिक सेल्स क्या होती है? हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम में आती हैं। तो सोमेटिक सेल्स के अंदर जो डिवाइड या जो सेल डिवीजन होता है, उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। फिर होता है दे प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, यानी एक सेल खुद को डिवाइड करेगी, तो वो कितनी सेल का निर्माण करती है? 2 सेल्स का निर्माण करती है, जिनमें इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जितना उसकी मदर सेल के अंदर होते हैं। इट मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर, यानी मदर सेल के पास में 14 क्रोमोसोम्स थे, तो जो दोनों तुम्हारी डॉटर सेल्स आती हैं, उनके अंदर भी 14 एंड 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये मेनली ग्रोथ, रिपेयर और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। ये याद रखने वाली बात है, अब आप इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको समझ में भी आया होगा। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें, तो यहाँ देखो इंटरफेज। इंटरफेज में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में तुम्हारे क्रोमोसोम्स होंगे। अब इंटरफेज की जो सिंथेसिस फेज होती है, वहां क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है या सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं। जो हमारा सिंगल क्रोमेटिड होता है, वो एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सिमिलरली अपने जैसा एक और डीएनए का क्रोमेटिड बनाता है, या सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होता है, वो इंटरफेज के एस फेज में होगा। अब क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो हमारे इंटरफेज में दिखते हैं, वो धागेनुमा स्ट्रक्चर होती है, वहां वो कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं होते हैं, है ना? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन को होने के लिए जो हमारा डीएनए का जो थ्रेड होता है, जो धागा होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में अटैच नहीं होना चाहिए, है ना? यानी उसको रेप्लिकेट होना है तो हिस्टोन प्रोटीन इंटरफेज के उस पोर्शन में थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं, डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करता है, और फिर से हिस्टोन प्रोटीन के साथ में ये खुद को, ये थ्रेड कंडेंस्ड फॉर्म में लाने का काम करता है। तो अब जो इंटरफेज के बाद में जो माइटोटिक फेज आता है, उसकी पहली जो स्टेज होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोफेज। प्रो मीन्स पहला फेज, फर्स्ट जो आता है वो होता है प्रोफेज। इसमें क्या होता है? तुम्हारे जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनके पास में अब डुप्लीकेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो क्या करते हैं? वो कंडेंसेशन इनका स्टार्ट होता है, किसमें? प्रोफेज फेज में। फिर सेकंड फेज आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं, वो सेल के सेंटर में माइग्रेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोलते हैं? सबसे सेंटर का जो सेल का पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। वहां आके खुद को अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने बाद में एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन, है ना?
यानी न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन होता है वो ब्रेक हो जाता है माइटोटिक फेज मेटाफेज के अंदर, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर आके खुद को अरेंज कर लेते हैं सेल के सेंटर में आके। ठीक है, फिर क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल, किसमें, एनाफेज के अंदर। यानी ये जो सेल होती है इसमें हमारे क्रोमोसोम्स, इसका दूसरा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 1 ये दोनों होमोलोगस पेयर हैं। इसी तरह से दूसरे क्रोमोसोम के भी होमोलोगस पेयर होंगे, और जो सेल के पोल्स होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, वहां से स्पिंडल फाइबर्स आते हैं सेंट्रियोल से, और वो इन क्रोमोसोम्स को इस तरह से पकड़ते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स को वो इक्वेटोरियल प्लेन से पोल्स की तरफ खींचने का काम करते हैं। वो कौन सी स्टेज में होता है, एनाफेज के स्टेज में होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एनाफेज के बाद में जो नेक्स्ट फेज आता है वो होता है टीलोफेज। कौन सा, टीलोफेज। अब जब टीलोफेज आती है तो मेम्ब्रेन फॉर्म्स बिटवीन टू डॉटर सेल्स, यानी टीलोफेज के बाद में जैसे ही वो दो एंड पे आ जाते हैं, दो पोलर साइड पे आ जाते हैं क्रोमोसोम्स, तो जो इनकी डॉटर सेल्स होती हैं उनमें साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब हुआ कि अब दो सेल बीच में से सेपरेट होगी और दो नई डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। अब जैसे ही इन डॉटर सेल्स के जो क्रोमोसोम्स हैं, तो जैसे 14 मदर सेल के पास में थे तो 7 होमोलोगस एक डॉटर सेल के पास चले गए और 7 दूसरी सेल के पास आ गए। फिर क्या होगा, फिर ये फिर से जाती है इंटरफेज के अंदर, और वो जो 7 क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में सॉरी, वो क्या, सारे के सारे क्रोमोसोम्स इंटरफेज के सिंथेसिस फेज में जाते हैं और वहां खुद को डुप्लीकेट करते हैं, और ये फिर से रेप्लिका बनता रहता है। तो ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है। तो एक से दो डॉटर सेल, दो से चार, और ये इस तरह से ग्रोथ करते रहते हैं। तो इनके ये पॉइंट हैं, जैसे प्रोफेज में क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स, मेटाफोज अलाइंस एट द सेल इक्वेटर, एनाफेज सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट्स एंड मूव टू अपोजिट पोल्स, एंड टीलोफेज के अंदर क्रोमोसोम डीकंडेंस एंड न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म्स, यानी कि सेल के अंदर वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हो जाता है। टीलोफेज के बाद में साइटोकाइनेसिस होती है, दोनों सेल, एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स को निर्माण करती है। अब बात करते हैं हम मियोटिक डिवीजन की। तो मियोटिक डिवीजन की जब हम बात करेंगे तो मियोटिक डिवीजन कहाँ होता है, मियोटिक डिवीजन होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, या जर्म सेल जिनको बोलते हैं। क्योंकि ये क्रोमोसोम्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजने का काम करते हैं। पहले क्या हो रहा था, माइटोटिक में एक सेल खुद एक बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आ रही थी, जिनको सोमेटिक सेल बोल रहे थे। मियोटिक डिवीजन रिप्रोडक्टिव सेल यानी गैमेटिक सेल में हो रहा है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्रोमोसोम को भेजना है, तो डायरेक्ट तुम डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स को भेज नहीं सकते हो, क्योंकि मेल और फीमेल के आधे आधे क्रोमोसोम्स बन के कंप्लीट प्रोजेनी का या संतति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मियोसिस ऑक्योर्स इन स्पेशलाइज्ड सेल, जिनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स। अब जैसे वहां एक सेल से दो सेल बन रही थी, लेकिन मियोटिक डिवीजन के थ्रू क्या बनती हैं, 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। वहां दो डिप्लॉइड सेल बन रही थी, लेकिन मियोटिक डिवीजन का रिजल्ट क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। ये किस तरह बनती हैं हम देखेंगे इसको। ठीक है, इनके अंदर जैसे माइटोसिस में सिर्फ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस प्रोसेस हो रही थी, लेकिन जो मियोटिक डिवीजन होगा उसके अंदर मियोटिक डिवीजन 1 होगा, फिर मियोटिक डिवीजन 2 होगा। ठीक है, जो मियोटिक डिवीजन होता है वो जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है और मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर थ्रू प्रोजेनी, थ्रू आउट द नेक्स्ट जनरेशन। तो जेनेटिक वेरिएशन मियोटिक डिवीजन कैसे क्रिएट करेगा, माइटोटिक डिवीजन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर तुम मान के चलो जैसे नाक की सेल्स हैं, तो नाक तो क्या एक ऑर्गन हो गया, टिश्यू हो गया। अब नाक के अंदर सेल जब डिवाइड हो रही है और इसके अंदर कोई वेरिएशन आने लग गए, है ना, जैसे हमारी नाक ऐसी है अभी, लेकिन इस नाक के अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये नाक का कुछ नथुला बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, है ना। तो सोमेटिक जो सेल्स होती हैं वो कभी भी जेनेटिक वेरिएशन शो नहीं करेंगी। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जो सोमेटिक वेरिएशन शो करते हैं, है ना।
तो जेनेटिक वेरिएशन कौन क्रिएट करता है? मियोटिक डिवीजन क्रिएट करता है। वो कैसे करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मियोटिक डिवीजन में सबसे पहला जो फेज होता है उसको बोलते हैं प्रोफेज वन। क्या बोलते हैं? प्रोफेज वन। मियोटिक डिवीजन का पहला फेज जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज वन। ये लॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फेज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट फेज भी होता है, क्योंकि जो भी जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है वो प्रोफेज वन के कारण होता है। मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज स्टेज होती हैं वो सेम जैसे माइटोटिक डिवीजन में कार्य हो रहा था उसी तरह से मियोटिक डिवीजन में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोफेज वन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो मियोटिक डिवीजन के अंदर जो प्रोफेज वन होता है, प्रोफेज वन के अंदर यहाँ देखो इसकी 5 स्टेज होती हैं। किसकी? प्रोफेज वन की। एक को बोलते हैं हम लेप्टोटीन, एक को बोलते हैं जाइगोटीन, एक होता है पैकाइटिन और चौथा होता है डिप्लोटीन और पांचवी स्टेज होती है इसकी डाइकेनेसिस, ठीक है। अब इनको समझो। एक कोशिका है ना, डिप्लॉइड सेल है। क्या है? डिप्लॉइड। ये कोई डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। अब इस सेल के पास में क्या होगा? इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। एक क्रोमोसोम्स के पास में 2 क्रोमेटिड होंगे और इसके पास में भी 2 क्रोमेटिड होंगे, ठीक बात है। मान लो इसको क्रोमोसोम नंबर 1 और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1। अब मियोटिक डिवीजन फर्स्ट हो रहा है तो इसमें क्या होगा? सबसे पहली स्टेज आती है प्रोफेज वन। प्रोफेज वन का भी आता है लेप्टोटीन। तो क्रोमोसोम लेप्टोटीन में क्या होते हैं? बिगिन टू कंडेंस, जैसा प्रोफेज पहले भी हो रहा था, यानी जो थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर होती है वो खुद को क्या है? कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। फिर आता है जाइगोटीन स्टेज। लेप्टोटीन के बाद में क्या आएगा? जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स बिखरे हुए स्टेज में होते हैं, लेकिन जैसे ही जाइगोटीन स्टेज आती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरह से आपस में पास आना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की आपस में पेयरिंग होना, यानी दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आपस में पास पास में आ जाना, इसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस या होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग वो कौन सी स्टेज में होती है? जाइगोटिन स्टेज में होती है। इसको बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट, यानी 2 क्रोमोसोम पेयर में आ गए तो उनको हम बोलेंगे बाइवेलेंट। और जो जाइगोटिन के अंदर इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के कारण, इसको हम बोलते हैं स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो कभी क्वेश्चन आए तुमसे, पूछा जाए कि स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कौन सी स्टेज में फॉर्मेशन होता है, तो वो जाइगोटिन में होता है। कौन सा? जाइगोटिन में। फिर स्टेज आती है पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर ओक्योर्स एट द क्याजमेटा, यानी सपोज करो कि ये जो क्रोमोसोम 1 आया है ये फीमेल से था इस प्रोजेनी के ऊपर और ये मेल से था। अब हम मान के चलें कि फीमेल के पास में इस जगह पे क्या था? कैपिटल ए था, ठीक है। और इसकी कोई दूसरी जीन थी, वहां क्या था? स्मॉल बी था, ठीक है। और ये जीन का हम जो अलील शो करते हैं ना वो बता रहा हूँ। तो क्रोमोसोम पे जीन लोकेटेड होती हैं और यहाँ भी क्या होगा? ये सेम ही होगा इसका मटेरियल भी, तो यहाँ भी बी होगा। लेकिन जो मेल पेरेंट था उसके पास में स्मॉल ए था, कैपिटल बी था। तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड पे अगर हम इसको शो करें तो वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के हमारे पास में क्या आ गए? इस तरह से अलील्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो पैकाइटिन में क्या होगा? ये क्रोमोसोम का जो हिस्सा है वो इस दूसरे होमोलोगस के साथ में अटैच होके इसका पोर्शन उसके साथ में अटैच करेगा, फीमेल वाले क्रोमोसोम का नीचे वाले क्रोमोसोम्स के साथ में, यानी ये आपस में इस तरह से क्रॉसिंग करते हैं और इन जो जीन्स के एलील्स होते हैं इनको आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो इससे क्या होगा? जो कैपिटल ए बी था फीमेल का वो चेंज हो जाएगा किसमें? कैपिटल ए बी में। और जो मेल के पास में ये था कैपिटल ए बी, ये किसमें चेंज हो गया? इस तरह से। यानी हमें जो क्रॉसिंग ओवर हुआ उससे नई तरह के गैमीट देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स। अब ये रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं? यही तो जेनेटिक वेरिएशन है।
क्योंकि अपनी जो इनके पेरेंटल टाइप थे उसमें सिर्फ कैपिटल ए स्मॉल बी था, और जो इनके और स्मॉल ए कैपिटल बी था। लेकिन अब हमारे पास में कैपिटल ए कैपिटल वी एलील्स वाले क्रोमोसोम भी हैं और स्मॉल ए स्मॉल बी वाले क्रोमोसोम्स भी हैं, यानी नई जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। किसकी वजह से? मियोसिस के थ्रू। फिर आती है इसमें डिप्लोटीन। इसमें क्या होता है, जो तुम्हारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही होती है, जो हमारा स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है वो डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो हमारा क्रॉसिंग ओवर जिसको हम क्याजमा बोल रहे थे, उस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को, वो भी अब खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं, क्याजमेटा मतलब क्याजमेटा जो फॉर्मेशन हुआ था क्रॉसिंग ओवर के लिए वो खत्म हो जाता है, और न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक्स डाउन, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज 1 के अंदर। फिर क्या होता है, जो हमारा मेटाफेज 1, उसमें क्या होगा, जो हमने क्रोमोसोम्स अब आपस में शेयरिंग रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो ये मेटाफेजिक जो हमारी इक्वेटोरियल प्लेट होती है उसके ऊपर ये क्रोमोसोम्स आके अलाइन हो जाते हैं, और इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये असॉर्टमेंट हम इसको मेंडल का जब लॉ पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। फिर सेम वही है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो क्या करेंगे, दोनों पोल्स की तरफ सेपरेट होते हैं, और फिर क्या होता है, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, यानी टू हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाती हैं, ईच विद सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे उनके पास में अभी इस तरह से क्रोमोसोम 1, और दूसरी डॉटर सेल के पास में भी क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम 1। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी एन हो गया, ये भी एन हो गया, यानी अब क्रोमोसोम्स हमारे अलग अलग हो गए। अब खास बात क्या है, मियोटिक डिवीजन के बाद में अब ये इंटरफेज में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये इंटरफेज स्टेज में गया तो ये क्रोमोसोम वापस में खुद को रेप्लिकेट करेंगे, और रेप्लिकेट करते ही ये फिर से 2n हो जाएगा। लेकिन वो हमारा मियोटिक डिवीजन में इंटरफेज मियोटिक डिवीजन फर्स्ट के बाद में नहीं आता है। इसलिए मियोटिक डिवीजन फर्स्ट को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, यानी क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली हाफ हो जाते हैं, इसलिए मियोटिक डिवीजन को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब जो हमारा सेकंड मियोटिक डिवीजन 2 होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, है ना। यानी कि इसमें ये सिमिलर कैसा होता है, समसूत्री विभाजन के। इसमें हमारी हैप्लॉइड जो डॉटर सेल्स होती हैं वो फिर से डिवाइड होती हैं। अभी यहाँ क्रोमोसोम्स आपस में डिवाइड नहीं होते, क्योंकि अब तो एक एक पेयर रह गया। अब यहाँ क्या होता है, क्रोमेटेड सेपरेट होते हैं। क्रोमेटेड सेपरेट होंगे तो एक क्रोमेटेड यहाँ बन गया, एक क्रोमेटेड यहाँ बन गया, तो एक डॉटर सेल जो बनी थी हमारी हैप्लॉइड उससे दो बन गई, और जो दूसरी वाली डॉटर सेल थी उससे भी सिंगल सिंगल क्रोमेटेड की दो अलग अलग सेल बन जाती हैं। तो ये भी एन बोलते हैं, ये भी एन होता है, ये भी एन होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि मियोटिक डिवीजन के थ्रू 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। अब क्या होगा, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट की अ, के बाद में तो ये इंटरफेज में नहीं जाती है, लेकिन मियोटिक 2 डिवीजन के बाद में ये इंटरफेज में जाएगा, और इन जो सिंगल सिंगल क्रोमेटिड्स हैं इनका डुप्लीकेशन होगा, और ये फिर से क्या बन जाएंगी, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। हर एक ये 4 गैमीट बन गए, तो एक मियोटिक डिवीजन से 4 गैमीट बनते हैं। ये 4 गैमीट क्या होते हैं, आगे इनको हम पोलन या पोलन सेल्स भी बोलते हैं, जिनमें ये गैमीट्स होते हैं, है ना। ये एग सेल के साथ में फ्यूज होते हैं, और ये फिर से क्या हो जाता है, डिप्लॉइड बन जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करें इनके डिफरेंस की, मियोसिस और माइटोसिस में अंतर क्या होता है। तो पहली बात है कि माइटोसिस का पर्पज होता है प्लांट की ग्रोथ, रिपेयर, कोई पार्ट डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी। किससे क्रिएट होती है, मियोटिक डिवीजन से। ठीक बात है, ये हम पढ़ चुके हैं। माइटोसिस में सिर्फ एक टाइप का डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस में मियोटिक डिवीजन फर्स्ट और मियोटिक डिवीजन 2 होता है। फिर नंबर ऑफ डॉटर सेल जो फॉर्मेशन होता है माइटोसिस में 2 बनेंगी, लेकिन मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। क्रोमोसोम नंबर देखा जाए तो माइटोसिस में कोई क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, बट जो मियोटिक डिवीजन के 4 सेल्स बनती हैं उसमें एग्जैक्टली हाफ क्रोमोसोम नंबर होते हैं। जेनेटिक वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ मियोटिक डिवीजन में आती है, माइटोसिस के अंदर
कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती है, डॉटर सेल जैसी मदर सेल दिख रही होती है वैसी ही डॉटर सेल दिखेंगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनको हम सोमेटिक वेरिएशन होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे तो वो हम इनको समझेंगे। माइटोसिस सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है, लेकिन जो मियोसिस होता है वो जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स डज नॉट ऑक्योर्स इन केस ऑफ माइटोसिस बट इट ऑक्योर्स इन द प्रोफेज फर्स्ट zygote stage of meiosis. Crossing over does not occurs in mitosis but it can happen या फिर होता है किसमें, मियोसिस के अंदर। तो ये कंप्लीट हमारा एक टॉपिक आज होता है जो कि था सेल एंड सेल डिवीजन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।